हेलो बच्चों, हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 132 यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है, उस बुक में जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सभी टॉपिक्स आपको करवाई जाएंगे। सभी डेफिनेशंस और सभी थ्योरम्स आपको करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपके बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। आप बुक से वन बाय वन करके मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको जो लेटेस्ट असाइनमेंट होता है, जो आपको सबमिट करना होता है, उसके भी आपको लेक्चर्स करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन का केवल सॉल्यूशन करके उसका पीडीएफ फॉर्म बना के आपको दे देंगे। जैसे आपके पूरे कोर्स के पूरे सिलेबस के बकायदा लेक्चर्स होते हैं, उसी तरीके से आपका जो असाइनमेंट होगा उसके भी लेक्चर्स होंगे। और आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। और आपका जो सिलेबस है और आपकी जो बुक्स है उसका पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको आपके सिलेबस के बारे में और आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है, उसके बारे में बताया जाएगा। जिससे कि आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। और जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उस टाइम आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जो कि फ्री होगा आपके फुल कोर्स के साथ में ही। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक फर्स्ट, इसका नाम क्या दे रखा है, फंक्शंस ऑफ टू और थ्री वेरिएबल। और ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट, इसका नाम है R2 एंड R3। आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 6। तो इससे पहले हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो बुक ओपन करना, अदरवाइज हमारे कोर्स को, हमारे लेक्चर्स को फॉलो करना, आपको कोई भी बुक ओपन नहीं करनी पड़ेगी। ये आपका यूनिट फर्स्ट है, नाम इसका दे रखा है R2 एंड R3। ठीक, और यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स दे रखे हैं जो आपको चैप्टर फर्स्ट यानी कि यूनिट फर्स्ट में कवर करने हैं। तो यूनिट फर्स्ट के सारे सिलेबस को हम लोग किस तरह कवर करने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं ना, हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा, चाहे वो डेफिनेशन हो या फिर थ्योरम हो या फिर आपके इस चैप्टर में सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, ये सारे के सारे हम आपको करवाने वाले हैं। प्लस इसके साथ ही ध्यान से सुनना, जैसे ही आपके यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस फिनिश होगा तो यूनिट फर्स्ट में से जितने क्वेश्चन आपके पहले प्रीवियस एग्जाम में आ चुके होंगे ना, वो भी हम आपको साथ के साथ में करवाते हुए चलेंगे। जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ, आपने चैप्टर फर्स्ट फिनिश कर लिया और चैप्टर फर्स्ट के वो क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आ गए हैं आप उन्हें कर पा रहे हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथ में स्टार्ट करने से पहले दो बातें आप लोग जरा और ध्यान रखिएगा। पहली बात, सभी लेक्चर्स और सभी टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कुछ भी स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे तो मे बी पॉसिबिलिटी आने वाले लेक्चर्स को समझने में आपको दिक्कत आएगी। अगर आपको लेक्चर्स जल्दी जल्दी समझ में आ रहे हैं तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना, लेकिन कुछ स्किप मत करना। दूसरी बात, कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना। जितना आप लिखकर प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपको जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा और ज़्यादा टाइम तक आपको आपकी माइंड में वो रहने वाला है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट। इसका नाम क्या देखा है, R2 एंड R3। ठीक है, इसका जो हमारा सबसे पहले फर्स्ट वाला टॉपिक था, ज्योमेट्री किसे कहते हैं। और ज्योमेट्री का दो पार्ट थे, पहला प्लेन ज्योमेट्री, दूसरा हमारा क्या था, सॉलिड ज्योमेट्री। ये हम लोगों ने हमारे लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर पढ़ लिया था। ठीक है, सेकंड हमारा टॉपिक क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं। ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम के चार पार्ट दे रखे हैं। पहला जीरो डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीसरा थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो था हमारे पास, ये आप लोगों ने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा। यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ये जो टाइप्स हैं, ये आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवीजन करने के लिए हमें आपको दोबारा से रिवाइज कराना होगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो पूरा का पूरा सिलेबस है इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड करेगा। देन अभी जो आपको पढ़ना है कॉलेज लेवल पे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, तीन टाइप की आपको पढ़नी होगी। पहला पढ़ना होगा आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, दूसरा आप पढ़ोगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, और तीसरा पढ़ोगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। और ये तीनों के तीनों क्या होंगे, हमारे थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के पार्ट होंगे। ठीक है, ये आपको अभी पढ़ना है। ठीक है, आप जो कॉलेज में पढ़ोगे वो आपको ये पढ़ना है। ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर, और ये पूरा का पूरा हम लोगों ने लेक्चर नंबर
2 के अंदर आपको पढ़ा दिया था, ये वहां पर आप देख लीजिएगा। ठीक है। then इसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक है, देखो 3 टाइप के थे ना हमारे पास। पहला क्या था, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। वन बाय वन करके करेंगे। सबसे पहले कार्टेशियन की बात करते हैं। तो पहला वाला क्या था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका जो फर्स्ट फर्स्ट पार्ट था, पहला वाला पार्ट एक्सिस, प्लेन, ऑक्टेन, और दूसरा पार्ट हमारे हमारे पास था लोकेशन ऑफ पॉइंट। ये हम लोगों ने कवर कर लिया था हमारे लेक्चर नंबर थर्ड के अंदर। ठीक है। then उसके बाद हमारे पास था डायरेक्शन कोसाइन किसे कहते हैं, ये हम लोगों ने कवर कर लिया था हमारे लेक्चर नंबर 4 के अंदर। लेक्चर नंबर 4 में हमने डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और एग्जांपल देखे थे। प्लस लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने डायरेक्शन कोसाइन के आपकी बुक में जो जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए थे। ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं डायरेक्शन रेशो क्या होता है। देन इसी तरीके से बाकी के और टॉपिक्स हम लोग करेंगे। देन उसके बाद हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, वो क्या होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो 3 थे ना, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल, देन उसके बाद होगा हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीनों सिस्टम हो गए। देन उसके बाद हम लोग करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी जो आपने 3 पढ़े हैं ना, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, फिर हमें सीखना है कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। ये कार्टेशियन के पॉइंट्स को हम इस तरह शो करते हैं। जो हम ये टॉपिक पढ़ेंगे आपको डिटेल में समझा देंगे। ठीक है, परेशान मत होना। सेकंड हमारा क्या, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट है, यहाँ पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट है। इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है, आपस में कैसे इन तीनों को कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट R की तरफ क्या होता है ना। फिर इनइक्वलिटीज पढ़ने वाले हैं। इसमें भी 3 पार्ट होंगे, ट्रायंगल इनइक्वलिटीज, दूसरा कॉची सेजवार इनइक्वलिटीज, फिर आपका ओपन स्फीयर, ओपन बॉल या ओपन डिस्क का क्या मतलब है। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, पढ़ेंगे Rn से लेकर R की तरफ फंक्शंस क्या होते हैं। इसमें हम लोग सीखने वाले, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि 1 वेरिएबल फंक्शंस क्या होता है, 2 वेरिएबल फंक्शंस क्या होते हैं, 3 वेरिएबल फंक्शंस क्या होते हैं, इसी तरीके से 4 वेरिएबल, फिर 5th वेरिएबल। ये हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा देंगे, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के क्लियर होते ही आप किसी भी टाइप के फंक्शन को इजिली पहचान पाएंगे। ठीक है। देन उसके बाद हम लोग करने वाले हैं ग्राफ ऑफ फंक्शन क्या होगा, लेवल सेट्स क्या होगा। ठीक है, इसके अंदर 2 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, लेवल कर्व क्या क्या मतलब है, दूसरा लेवल सरफेस का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हम करेंगे लेक्चर नंबर 6, और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक नंबर 3 है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके पॉइंट को हम इस तरीके से शो करते हैं। इसके जो टॉपिक ए, बी और सी, ये हम लोगों ने कवर कर लिए थे, ये आप लोग देख लीजिएगा पहले। ठीक है, उसके बाद ये आज के लेक्चर देखना। आज हम लोग करने वाले हैं डायरेक्शन रेशो क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा डी टॉपिक, जिसका नाम है डायरेक्शन रेशो। अब डायरेक्शन रेशियो की डेफिनेशन करने से पहले यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, जिससे कि आपको डायरेक्शन रेशियो को समझने में आसानी होगी। ठीक है, पहले इसे देख लीजिएगा नोट करके। हाँ, अभी हमने जो प्रीवियस एग्जांपल किया था ना, जो पहले वाले लेक्चर्स में, लास्ट लेक्चर में जो एग्जांपल किया था, हम उसी का एग्जांपल लेंगे, समझना। ठीक है, आपको अगर थोड़ा सा भी याद होगा तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाला था। ठीक है, तो पहले वाले प्रीवियस लेक्चर से यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें हमारे पास एल की वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास याद करो 1/√14। अगर आपको याद नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर जाना, वहां से एल एम एन की वैल्यू को यहाँ पे यूज करना। ठीक है, और एम हमारे पास कितना आया था, हमारे पास 2/√14। ठीक है, और हमारे पास एन क्या आया था, हमारे पास एन इक्वल टू हमारे पास था 3/√14। ये हमारे पास एल एम एन की वैल्यू आई थी। एल एम और एन की वैल्यू आई थी जो प्रीवियस हमने जो क्वेश्चन किया था हमारे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब नोट करके देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1/√14, बोलो। दूसरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1/√14। पहले पूरा लेक्चर देखना, कम से कम 2 बार देखोगे तब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आने वाले टॉपिक्स में आपको समझ में आती है। ठीक है, देन इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3/1/√14। या फिर आप इसे कुछ इस तरीके से भी तो बोल सकते हो, जो एल की जो वैल्यू है, एल की वैल्यू क्या है, ये एल की वैल्यू है ना, ये एल की वैल्यू है।
और m की जो वैल्यू है वो l की वैल्यू की 2 टाइम्स है। देखो जरा खुद से मेजर करो, ये l कितना है, l है हमारे पास 1/√14 और m कितना है 2/√14, 2 टाइम्स हो गया ना। और n कितना है 3/√14 यानी 3 टाइम्स हो गया। इतना ठीक है। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं? लिखने का हमारे कहने का ये मतलब है, हम क्या करने वाले हैं अभी, हम इनकी पोजीशन आपस में चेंज कर देंगे। एल को लेकर आ जाएंगे √14 के प्लेस पे, है ना, और √14 को लेकर आ जाएंगे एल के प्लेस पे। सेम हम करेंगे, एम आ जाएगा आपका नीचे और √14 आ जाएगा आपका ऊपर। सेम इसी तरीके से यहाँ पर एन आपका आ जाएगा नीचे और √14 आ जाएगा आपका ऊपर। जैसे यहाँ पे कितना हो गया, इसे हम लोग ऐसे कर लेते हैं, √14 इक्वल टू में ये कितना हो गया हमारे पास है 1/l। ठीक है, इसको कर लो आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे एरो लगा देते हैं इस कलर से, ये भी हो गया। देन एक ये, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं √14 इक्वल टू में 2/m। ऐसा हम लोग क्यों करें बताएंगे अभी, देखना अभी आप लिखने का तरीका देखना। देन इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, √14 में इक्वल टू में 3 में ये कितना हो गया हमारे पास n हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इतना कर लोगे। अब अगर आप नोटिस करोगे इन सभी इक्वेशन में इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है √14 और √14 तीनों का आपस में इक्वल है। अगर तीनों की लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है इनकी जो राइट हैंड साइड होगी वो भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। यानी कि 1/l 2/m और 3/n ये क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, 1/l इक्वल टू में 2/m और इक्वल टू में 3/n। और ये सभी किसके इक्वल है, ये सभी √14 के इक्वल है। बोलो कर लोगे इतना, ठीक है। इस केस में ध्यान से सुनना, इस केस में ये जो l है, l के साथ जो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसे हम a से शो करते हैं। अभी सुनना a क्या होगा, a हमारे डायरेक्शन रेशो होता है ना, a/l। और यहाँ पे m के साथ जो हमारा ऊपर होगा उसे हम बोलेंगे b/m। और n के साथ जो हमारे पास यहाँ साथ में होता है उसे हम बोलते हैं c, जो हो जाएगा c/n। और यहाँ पे √14 क्या है, √14 ये कांस्टेंट होगा, यहाँ पे लिख दो √14 क्या हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नोट करके एक लाइन लिख देते हैं, यहाँ पे देखो, इफ L M N R डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन L, अगर किसी लाइन L के LMN के डायरेक्शन कोसाइन है, देन A, B, C आर डायरेक्शन रेशो ऑफ सेम लाइन। एक सेकेंड बच्चों, सेम लाइन, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो टर्म दे रखी है ये फर्स्ट वाली, मिडिल वाली और सी अपोनेंट और ये आपका के, तीनों आपस में इक्वल हैं। इनमें से आप किसी भी दो को आपस में इक्वल पुट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, आपको ना देखो LMN के फॉर्मूले तो पता है ना, LMN के फॉर्मूले हमने आपको पहले भी बता दिए थे, ये आपको पता है। अब हम किसके फॉर्मूले निकालने वाले, अब हम आपको फॉर्मूले बताएंगे कि A B C यानी कि डायरेक्शन रेशियो के फॉर्मूले क्या होंगे। फिर उसके बाद हम डायरेक्शन रेशियो की डेफिनेशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग A/L को इक्वल कर देंगे के। सेम इसी तरीके से फिर B/M को करेंगे, फिर C/N को करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहला वाला A/L था वो किसके इक्वल है हमारे पास, यहाँ पे के इक्वल है। तो इस केस में हमारे पास A का फॉर्मूला क्या मिलेगा, यानी A इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास A और L। ये होगा हमारे पास, पहले डायरेक्शन रेशो 3 होते हैं ना, देखो यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं एक में। देखो जो पहला क्या था हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन कौन कौन से होते हैं, एल होते हैं, एम होते हैं और एन होते हैं। और इसके फॉर्मूले आपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, डायरेक्शन रेशो, वो भी क्या होते हैं, 3 होते हैं, ए बी और आपका सी, है ना। तो ए का फॉर्मूला हमने अभी निकाल दिया है ना। अभी एल तो पता है कि एल आपको दिया होगा, के कैसे फाइंड करेंगे उसका भी अभी हम फॉर्मूला बता देंगे। लेक्चर पूरा देखना, आपको समझ में आएगा। दूसरा हमारे पास क्या था, B/M, और वो किसके इक्वल था, के।
तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से मिलेगा बी इक्वल टू में के एम। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, ये बी की वैल्यू हमारे पास मिल गई। ठीक है, यानी ए का भी फॉर्मूला मिल गया, बी का भी मिल गया। देन अगेन सी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, थर्ड हमारे पास क्या होगा, सी अपॉन में एन, ये क्या होगा हमारे पास के इक्वल होगा। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू में एन के, है ना। तो ये हमारे पास ये सी की वैल्यू हो गई। ठीक, ये कोई डेरिवेशन यहाँ पे नहीं है, सिंपल आपको ना सारे फॉर्मूले की मीनिंग अच्छे से पता होनी चाहिए। अब नोट करके यहाँ पे एक बात और समझो, आप ये जानते हो ना, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था, वी नो दैट, आपको थोड़ा सा याद होगा, क्या याद होगा, कि एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर और प्लस में एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। और एल की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे देखो एल की वैल्यू क्या हमारे पास दे रखी है, यहाँ से आप एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एल क्या आ जाएगा हमारे पास, हो जाएगा यानी ए अपॉन में के इक्वल टू में एल, कर लोगे। सेम इसी तरीके से इस वाले से भी कर लो। यहाँ से हमारे पास यहाँ पे बी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, बी अपॉन में के और इक्वल टू में कितना हो जाएगा हमारे पास, एम हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सी अपॉन में के और ये हमारे पास एन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दो, कितना हमारे पास आंसर आएगा। तो एल हमारे पास कितना हो गया, ए अपॉन में के का होल स्क्वायर। ठीक है, एम हमारे पास क्या है, बी अपॉन में के का होल स्क्वायर। फिर हमारे पास एन हमारे पास क्या है, सी अपॉन में के का होल स्क्वायर और इक्वल टू में 1। इसे स्क्वायर करो तो हमारे पास कितना आएगा, ये तो हो जाएगा हमारे पास ये ए स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर, देन प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर, हमारे पास सी स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। इसका एलसीएम लो तो कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया हमारे पास, ये के स्क्वायर इक्वल टू में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इक्वल टू में के स्क्वायर। तो यहाँ से आप इस के ऊपर के जो स्क्वायर की वैल्यू को हटा के ऐसे लिख सकते हो ना। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस साइड लिख लेते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं, आप समझ जाओगे, है ना। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इक्वल टू में के। देखो आ गया हमारे पास के की वैल्यू। अब आपको अच्छे से कुछ पता होगा कि ए एल एम एन क्या है, एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, है ना। ए बी और सी क्या, डायरेक्शन रेशो, है ना। और थर्ड हमारे पास क्या था, के क्या था, के का भी फॉर्मूला अब आपको पता चल गया, है ना। लिखते हुए चलना, नोट करते हुए चलना, सब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट नोट करके इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूले सारे आपके यूज होंगे। ठीक है, पहला वाला हमारे पास क्या था, ये तो था एल, क्या था, एल इक्वल टू में ए अपॉन के, याद करो, है ना। एक फॉर्मूला ये भी है, और इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं जब आपको जरूरत होगी। क्या होगा हमारे पास, ये इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, एम हमारे पास क्या था, बी अपॉन में के, इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी इक्वल टू में रूट के अंदर ए स्क्वायर, यहाँ पे हमने के की वैल्यू पुट की, अभी हमने जो के फाइंड किया था, है ना, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। और थर्ड हमारे पास क्या आएगा, एन, ये क्या होगा हमारे पास, सी अपॉन में के, ये भी कितना हो जाएगा, सी अपॉन में रूट के अंदर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमको क्या करने वाले हैं, अब हम आपको इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि ए बी और सी की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। ठीक है, इसके सारे फॉर्मूलों को कैसे ड्राइव करना है ना, वो हमने सभी मीनिंग आपको समझा दी थी। अब इसकी डेफिनेशन देख लो, ये बुक में भी दे रखी है, आराम से देखना डेफिनेशन क्या लिखी है यहाँ पे। यहाँ लिखा है ना, देखो, 3 नंबर ए बी सी, 3 नंबर ए बी सी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशो, ये तो हमने बताया था। ए बी सी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन विद द डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन इफ A इक्वल टू के एल, बी इक्वल टू के एम, सी इक्वल टू के एन, फोर सम के बिलोंग्स टू आर। देखो यही तो बोला हुआ था, हम इसे बाइंड अप कर देते हैं। ये बोल रखा है, क्या बोल रखा है, क्या ये ए बी और सी ये क्या होंगे हमारे पास, डायरेक्शन रेशियो होंगे। किसके, अगर आपको कोई लाइन दे रखी है जिसके एल एम और एन क्या दे रखे हैं हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं ना, तो किस कंडीशन में देंगे, इफ, और कंडीशन ये होगी इफ इन दोनों में रिलेशन क्या होंगे आपस में, ए और एल में रिलेशन क्या होंगे, यानी कि ए इक्वल टू में के एल,
याद करो, अरे अभी तो हमने प्रूफ किया था ये ए इक्वल टू के एल। दूसरा क्या हमारे पास है, पी इक्वल टू में के एम, ये भी हमने अभी प्रूफ किया था। और सी इक्वल टू में के एन, ये भी हमने अभी आपको प्रूफ किया था। और के क्या है, के कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, हमने आपको बताया था। और के क्या हमारा, वो रियल नंबर होगा। के क्या, वो कांस्टेंट होगा और वो एक रियल नंबर होगा। बोलो कर लोगे? ठीक है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट करते हैं। आपका ये जो टॉपिक नंबर थर्ड था, टॉपिक नंबर थर्ड का अभी हम कौन सा पार्ट कर रहे थे, सी कर रहे थे। उससे पहले तो हमारे पास, सॉरी डी कर रहे थे ना, उससे पहले तीन, ए बी और सी, ये तीनों तो हमारा पहले ही फिनिश हो चुका था, है ना। हम डी पार्ट कर रहे थे, डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले हमने आपको सारे बता दिए। अब डायरेक्शन रेशो से रिलेटेड आपकी जो इग्नू की बुक है, उस बुक में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो हम आपको अभी करवाने वाले हैं। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिए, एग्जाम्पल नंबर थर्ड से पहले के जितने भी एग्जाम्पल है वो हमने आपको करवा दिए हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ध्यान रखना, इस एग्जाम्पल को करने से पहले प्रीवियस लेक्चर सारे कर लेना, वो जरूरी होगा इस एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ एल इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन, अगर एल एक लाइन है जो पास हो रही है किसे, ओरिजन से, एंड लेट पी बी आर द, एंड पी बी अ पॉइंट, पी ए बी सी एक पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर है, देन आपको शो करना है ए बी सी क्या होंगे, डायरेक्शन रेशो होंगे किसके, एल के। ठीक है। देखो जरा यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे ये आपका यहाँ पे एक दे रखा है ना, ये एक्स एक्सिस दे रखा है, ये आपका जेड एक्सिस दे रखा है, और इस साइड आपका वाई एक्सिस दे रखा है ना। और ये एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, ये लाइन देखो, ये रही लाइन एल। और ये किससे पास हो रही है, पॉइंट ओ से, ये रहा आपका पॉइंट ओ। और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आपका पी दे रखा है, ये रहा पॉइंट आपका पी। तो आपको बताना है ये जो पॉइंट पी है वो क्या है, डायरेक्शन रेशियो। और याद करो सेम टू सेम, जब हमने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड किया था, ऐसा डायग्राम बनाया था, उस समय पॉइंट पी को हमने क्या एज्यूम किया था, एक्स वाई और जेड हमने एज्यूम किया था। और अभी एक्स के जगह पे क्या दे दिया इन्होंने, ए दे दिया, वाई की जगह पे बी दे दिया, और जेड की जगह पे इन्होंने सी दे दिया। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है। बैक जाके देखना। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन क्या है इसमें, एग्जाम में नहीं आएगा ये एग्जाम्पल, लेकिन समझने के लिए आपको ये जरूरी है। ठीक है, प्रीवियस जाके देखना, यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया था, नाउ यहाँ पे हमने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड किया था एल, और एल का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, कॉस अल्फा इक्वल टू में एक्स अपॉन में हमने आर निकाला था, या ओपी निकाला था। याद करो, याद करो, ये था हमारे पास। एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे हमने हमने ओपी फाइंड किया था। ओपी क्या था, एक सेकेंड इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, तो आपको दिखाई देगा। बस एक मिनट रुकना, एक सेकेंड। यहाँ पे ओपी क्या था, ओपी ये तो है इनके बीच का डिस्टेंस। यहाँ पे ओपी क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस। आज वाले एग्जांपल में हम ओपी को स्मॉल आर से शो कर देंगे डिस्टेंस से, क्या फर्क पड़ेगा। इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये भी हम लोग लिख देते हैं। और पहले हमने पी को किससे शो किया था, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। याद करो, प्रीवियस लेक्चर तो उठा के आप लोग देखना। एक सेकेंड, हमारे पास ये था एल इक्वल टू क्या था, कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा क्या था, एक्स अपॉन में ओपी। लेकिन आज के केस में एक्स क्या हमारे पास है, ए है, और ये ओपी क्या हमारे पास क्या है, आर है। कर लोगे? सेम इसी तरीके से हमने एम का क्या निकाला था, एम इक्वल टू में कॉस बीटा इक्वल टू में वाई अपॉन में ओपी, है ना। तो इस केस में आज हमारे पास वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, बी दे रखी है, और ओपी हमारे पास आर से, आर एज्यूम करो, उनके बीच का डिस्टेंस। ओपी क्या है, ओ से पी के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और एन हमारे पास क्या दे रखा है, एन हमारे पास हो गया कॉस गामा इक्वल टू में जेड अपॉन में ओपी। याद करो, ये सारे फॉर्मूले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिए थे। हो गया सी अपॉन में आर। कर लोगे? और अब अगर आप इसको नोटिस करो, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, ये जो दे रखी है एल इक्वल टू कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन में ए बी इक्वल टू ए अपॉन में आर, इसको हम इक्वल करके ऐसे नहीं लिख सकते, एल इक्वल टू में ए अपॉन में आर। कर सकते हैं ना। और एक सेकंड बच्चा, थोड़ी सी जगह नहीं हो रही है, आप समझ जाओ, मैं हम इसे थोड़ा डायरेक्ट लिख देते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आप ऐसे लिख दो ना। क्या हो गया, ये तो हो गया ए इक्वल टू में आर एल। याद करो, हो गया हमारे पास क्या, डायरेक्शन रेशो। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, एक सेकेंड, इक्वल का साइन, एरो का साइन, ये हो गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे बी इक्वल टू क्या जाएगा, आर इंटू में एम, है ना। और ये क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू में आर और आपका एन। हो गया। और ये देखो, याद करो, अभी हमने पहले फॉर्मूले ये तो बताया था कि डायरेक्शन रेशो का फॉर्मूला क्या था, ए इक्वल टू में के एल। अरे के क्या था, के कांस्टेंट था, हमने क्या क्या कहा था, के कांस्टेंट है, और उसकी जगह पे कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप के ही यूज करो। के क्या था, एक कांस्टेंट था, और उसकी जगह पे आप कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हो। इस फॉर्मूले में ए इक्वल टू क्या था, आर एल हो गया।
इक्वल टू में आर एम हो गया, सी इक्वल टू में आर एन हो गया। पहले वाले हम नोटिस करोगे उसमें के एल था, है ना, के एम था, यहाँ पे के एन था। तो सिंबल ए टू जेड कोई सा भी यूज कर सकते हैं, आपको सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट को। इतना कर लोगे, ठीक है। ठीक, इतना समझ गए। अब हम नेक्स्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर E4, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोल रखा है, इफ cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, देन शो दैट, आपको ये शो करना है ना। यहाँ पे लिख देते हैं हम अलग से। वो सॉल्यूशन में क्या बोल रखा है हमने, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दे रखा है इफ cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, then we have to show that, तो आपको ये शो करना है, क्या शो करना है, आपको ये शो करना है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू में क्या होगा, 2 होगा। ये आपको शो करना है, ठीक है, कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। ठीक है, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड, एक सेकेंड बच्चों। ठीक, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दे रखी है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा प्लस में साइन स्क्वायर गामा। अब इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग याद करो, आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 होता है ना। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को ये लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। आप चाहो तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी थीटा की जगह पर अगर आपके अल्फा दे रखा हो तो क्या फर्क पड़ेगा, तब भी आप तो इसको ऐसे लिख सकते हो, कर सकते हो ना। अगर यहाँ पे बीटा दे रखा है तब भी आप ऐसे कर सकते हो, बीटा इक्वल टू में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर बीटा, और गामा दे रखा है तो आप उसे गामा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यही हमें यहाँ पे यूज करना है, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा का फॉर्मूला। ठीक, इसे हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ये 1 माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर बीटा, देन प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास ये 1 माइनस में कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 1 1 और 1, ये कितना हमारे पास, ये 3 हो गया। माइनस में ये क्या हमारे पास था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा, और सॉरी माइनस में, सारे माइनस के साइन है ना, माइनस में, और आपका कॉस स्क्वायर गामा। तीनों में से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर गामा, है ना। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये लिख दोगे, सिंस सिंस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू में 1, ये लिख दोगे लाइन। फिर हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, 3 माइनस में, यस का आंसर आपका 1 होता है, तो आंसर कितना आपका हमारे पास 2 आ गया। और ये किसके इक्वल है, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है ना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में नीचे लिखा जाता है राइट हैंड साइड, है ना, हैंस प्रूफ, यानी तो प्रूफ, बस ये तो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा E5 में क्या दे रखा है, सेम वही दे रखा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन OP वेयर P इज द पॉइंट, P आपका पॉइंट दे रखा है। सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पहले 2-3 एग्जाम डायरेक्शन रेशो में भी किया था, डायरेक्शन कोसाइन में भी किया था। अब यहाँ पे उन्होंने एक्सरसाइज का बना के दे दिया। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या देखना है, बहुत आराम से देखना। गिवन आपके पास देखिए एक लाइन दे रखी है, ठीक है, लाइन OP दे रखी है इन्होंने। याद करना, अगर आपको ये क्वेश्चन करना है इसके साथ साथ डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे आपको ओरिजिन देखा है, ओरिजिन क्या दे रखा है, ओरिजिन O दिया हुआ इन्होंने। O के पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, 0,0, यही तो होगा। और साथ में इन्होंने एक पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है पॉइंट, हमारे पास पॉइंट P दे रखे हैं, उसके कोऑर्डिनेट कितने
2,2,-1, ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मूले क्या होते हैं याद करो, एल इक्वल टू मी तो होता है, या तो एल लिखो या कॉस अल्फा लिखो, बात एक ही है। और यहाँ पे क्या था हमारे पास, एक्स अपॉन में ओपी, याद करो ये तो फॉर्मूला था हमारे पास। और एम का फॉर्मूला क्या हुआ हमारे पास, ये कॉस बीटा इक्वल टू में एक्स अपॉन में ओपी, सॉरी वाई अपॉन में ओपी, दूसरा है ना ये, वाई अपॉन में ओपी, इक्वेशन सेकंड। और एन कितना हमारे पास, ये कॉस गामा इक्वल टू में जेड अपॉन में ओपी, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपका काम क्या है, देखो या तो एल लिख लो या कॉस एल्फा लिख लो, बात है कि अब आपको क्या एक्स चाहिए और ओपी चाहिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास ये एक्स वाई और जेड ही होते हैं। तो ये तो हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, आपको ओपी निकालना है, ठीक है। ठीक, और ये ओपी है क्या, ओपी यही तो है, ओरिजिन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। नाउ वी कैन फाइंड वी कैन फाइंड ओपी, या एक सेकेंड रुको, वी कैन फाइंड डिस्टेंस ओपी। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे वो हमारे पास क्या दे रखा है, ऐसे कर लो, हो गया हमारे पास x1 y1 और आपका z1, ये हमारे पास पॉइंट क्या हो गया, 0,0,0, और p हमारे पास क्या हो गया, x2 y2 और आपका z2। इसके पॉइंट्स क्या थे हमारे पास 2,2,-1, तो ये तो आएगा 2,2 और -1, कितना कर लोगे। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा हो तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा हमारे पास x2, ये हो गया y1, ये हो जाएगा y2, ये z1 और आपका ये z2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर, प्लस में z2 माइनस में z1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो पुट करो वैल्यू, x2 कितना हमारे पास जाएगा 2, x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 कितना है 2 माइनस में 0 का होल स्क्वायर, प्लस में z2 कितना हमारे पास है माइनस का 1 माइनस में 0 का होल स्क्वायर। सिंपल सा है ना ये। तो हमारे पास ये कितना आंसर आ गया, ये तो हो जाएगा हमारे पास ये 4 हो जाएगा, 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस कितना होगा 1। सिंपल सी कैलकुलेशन है ना, -1 का स्क्वायर 1। तो हमारे पास कितना 4 4 8, और हमारे पास कितना हो जाएगा हमारे पास 9, और इसका रूट कितना है हमारे पास +-3। लेकिन डिस्टेंस को हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, तो हम केवल क्या यूज करेंगे ओपी, देयरफॉर ओपी हमारे पास क्या हो जाएगा ओनली 3, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस का 3 छोड़ देंगे, ठीक है। और हमें निकालने का एल एम में निकालना था, तो हमारे पास नाउ डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा हमारे पास, एल एल क्या होगा पहला वाला, एल क्या होगा हमारे पास ये कॉस अल्फा इक्वल टू में एक्स अपॉन में ओपी, और एक्स हमारे पास क्या था 2 था, और ओपी हमारे पास कितना आया था 3 आया था, पहला आंसर आ गया। दूसरा हमें निकालना था एम, निकालना था एम क्या होता है कॉस बीटा ही तो होता है, और ये क्या था हमारे पास वाई अपॉन में ओपी, वाई हमारे पास क्या था हमारे पास ये 2 था, ये भी हमारे पास 3 हो गया, ये सेकंड वाला भी आ गया। थर्ड हमारे पास क्या था एन, ये क्या था हमारे पास ये कॉस गामा, ये होता हमारे पास जेड अपॉन में ओपी, तो जेड हमारे पास कितना -1 अपॉन में कितना हो गया हमारे पास 3, ये तीनों आंसर आ गए, ठीक है। बस यही आपको करना था इतना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 करेंगे, ठीक है। और लेक्चर नंबर 7 में हम लोग क्या करने वाले हैं, टॉपिक नंबर थर्ड का फर्स्ट सेकेंड थर्ड और आपका ये फोर्थ, ये सारे टॉपिक हमने अच्छे से पूरी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सारा कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग करने वाले हमारा टॉपिक नंबर इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में, फिर इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में, ठीक है।